तो भैया नमस्कार। आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड, जो आपकी किताब के हिसाब से सबसे पहले दिया हुआ था, लेकिन बाबा जी सबसे आखिर में करा रहे हैं, सो दैट कंफ्यूजन का कोई केस ही ना रह जाए। तो भैया बिना किसी देरी के इसको भी शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो आपको पहले तो वैल्यू एडिड का मतलब समझना पड़ेगा। वैल्यू एडिड का मतलब अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो एक कंपनी जो है या एक बिजनेस जो है उसका मेन कंसर्न या मेन काम होता है रॉ मटेरियल मंगवाना किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरी फर्म से, और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश्ड गुड में। अब मैं मान के चलता हूं कि एक ऐसी कंपनी है जो बेसिक आलू मंगवाती है। भाई अब लेज कंपनी की बात कर लेते हैं। लेज कंपनी करती क्या है? आलू मंगवाती है। नाउ आलू इज द रॉ मटेरियल, पोटैटो इज द रॉ मटेरियल। नाउ वो पोटैटो को कन्वर्ट कर देती है फिनिश्ड गुड में, मतलब चिप्स में। तो लेज ने किया क्या? दे हैव एडेड अ वैल्यू टू द प्रोडक्ट, और यही वैल्यू एडिशन होता है कि आपने बेसिक कॉस्टिंग क्या लगाई रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की एंड कॉस्टिंग क्या हुई है। मतलब अगर मैं वैल्यू एडेड को बोलूं तो इट इज नथिंग बट जस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले आप ये कंफर्म करो कि आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं 100 रुपीज, माइनस आप इससे करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि मैं एजम्पशन लेके चलता हूं 60 रुपीज का है। तो आपका आउटपुट का एक्चुअल कॉस्टिंग जो आया वो 100 रुपीज का आया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नाउ व्हाट डज इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस? द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, और जो भी आपने कॉस्टिंग डाली है इन एनी सेंस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो आपने आउटपुट में से वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो भी आपने किया, वो सब अगर माइनस कर दिया तो जो रिमेनिंग निकल के आएगा वो आपकी वैल्यू एडेड है। इससे ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने उस रॉ मटेरियल में क्या वैल्यू ऐड करके सेल आउट किया। मैं जैसे बिलीव करता हूं क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा, मैं किसी की क्रिएटिविटी की बड़ी इज्जत करता हूं। मुझे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे तो भैया कोई अगर अपनी क्रिएटिविटी दिखा के दे दे, मुझे ये पता चल जाए कि किसी बंदे ने या बंदी ने घंटों घंटों टाइम स्पेंड किया है उस क्रिएटिविटी में, जस्ट बिकॉज दे फाइंड इट कि भाई वो स्पेशल बंदे को देना है, तो उसका फील ही अलग होता है। दैट इज द वैल्यू एडेड। एक मग है, एक सिंपल सा मग है, अगर वो व्हाइट मग कोई मुझे सिंपली दे दे तो हाँ भैया ठीक है तुमने लेकर दे दिया, नथिंग। बट अगर कोई वो मग लेता है, दैट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द मग। लेकिन अगर वो कुछ उसमें आर्टिस्टिक वर्क करके देता है, कोई डिजाइन बना के देता है और वैल्यू ऐड करके देता है, तो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट यही बताएगा, दिस इज द कोर वैल्यू। अब उसकी जो है इंटरमीडिएट अगर देखा जाए तो एक वाइड मग कितने का आएगा? 40 रुपए का। लेकिन आज वो 40 रुपए का मग 4000 रुपए का बन गया, क्योंकि किसी ने अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड ऑन कर दी। तो 4000 रुपए की चीज थी कितने की? सिर्फ 40 रुपीज की। तो जो वैल्यू ऐड की गई अपनी क्रिएटिविटी से वो कितनी की गई भैया? 3960 रुपए की। दैट इज द वैल्यू एडेड। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक बैट अगर देखा जाए तो उस बैट की कोई वैल्यू नहीं, मैं क्रिकेट बैट की बात कर रहा हूं। वो क्रिकेट बैट एक सिंपल सा बैट है, तो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल बेसिक कॉस्ट जो है, मान लेते हैं 2000 रुपए है। लेकिन अगर वही बैट को विराट कोहली साइन कर दे तो उसकी जो वैल्यू एडेड है या जो वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, वो कई गुना तक बढ़ जाएगी लास्ट वैल्यू जो होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड की किसने की? विराट कोहली ने की। तो दिस इज वैल्यू एडेड। दिस इज नथिंग बट यू हैव टू शो कि आखिर आपने उस प्रोडक्ट को कितना यूजफुल बना दिया, कितना उसमें वैल्यू ऐड कर दिया आपने अपने कंट्रीब्यूशन से, बीइंग अ बिजनेस। अब अगर आप मुझसे पूछो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि आपने ओवरऑल कितना प्रोडक्शन किया साल भर में। तो भैया दो तरीके का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आया। एक तो वो आउटपुट जो आपने बेच दिया, तो पहला तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स, और दूसरा हो गया आपका कि स्टॉक में कितना चेंज आया, यानी हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो इससे पहले ही आ गई थी। यानी आपको पता होना चाहिए भाई कि जो आपका चेंज इन स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। आप ये देखते हो
कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कितना चेंज आया है, दैट मींस डिफरेंस स्टॉक में कितना है, वो स्टॉक आपका करंट ईयर को बिलोंग करेगा। ओपनिंग मतलब पिछले ईयर का, क्लोजिंग मतलब पूरा ओवरऑल मिला के लास्ट ईयर एंड में कितना बचा। आपने ओपनिंग हटा दिया तो आपको पता चलेगा कि करंट ईयर का कितना रहा। सीधी बात है, अगर मैं इसको बहुत ईजी तरीके से बोलूँ तो यार मेरे पास है ना 2 बुक्स थी साल के शुरुआत में, साल के एंड तक होते होते 5 बुक्स हो गई मेरे पास, क्योंकि 2 बुक्स ओपनिंग थी, मतलब साल की शुरुआत की थी। तो करंट ईयर में जो बुक्स मैंने ऐड की वो 3 बुक्स थी। इतना सिंपल है याद रखना कि मैं क्यों चेंज इन स्टॉक को लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये पता करना है कि करंट ईयर में मैंने स्टॉक में और कितना ऐड किया है और मुझे करंट ईयर का ही आउटपुट लेना है। क्योंकि मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर बात करूंगा तो बट ऑब्वियसली करंट ईयर की बात करूंगा, इसलिए मैंने करंट ईयर की सेल्स ली और चेंज इन स्टॉक लिया, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मैंने करंट ईयर में स्टॉक में कितना एड ऑन किया था। और वो कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ओवरऑल। वैल्यू ऑफ आउटपुट का कहीं से मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से लेना है कि जितना बेच दिया, नहीं भैया। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब पूरा, जितना आपने बेच दिया, जितना आपके पास रिमेनिंग स्टॉक में भी है। अब आप मुझसे पूछना चाहोगे कि बाबा जी क्वेश्चन कैसे आएंगे ये वैल्यू एडेड मेथड के। तो क्वेश्चन काफी इजी होंगे, मैं बस आपको सिखाने वाला हूं कि आपको ट्रैक ऑन कैसे करना है ये क्वेश्चंस जो होंगे। देखो भाई, आपको 2 सिचुएशन होंगी कि फर्म ए जो है वो सेल आउट कर रही है गुड्स फर्म बी को, फर्म ए सेल्स गुड टू फर्म बी। दूसरा हो जाएगा कि फर्म ए जो है वो सेल करती है हाउस होल्ड को। आपके पास ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा हो सकता है कि फर्म ए जो है वो सेल करती है भारत सरकार को, ये भी सिनेरियो बन सकता है। और चौथा आपका बनता है कि फर्म ए जो है, मैं फायर लिख रहा हूं वाह यार, फर्म ए जो है वो करती है एक्सपोर्ट। यहां पे आपको समझना जरूरी है कि जो आउटपुट के अंदर काउंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वैल्यू एडेड निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता होना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट काम किया जाएगा या काउंट किया जाएगा बेसिकली वो जो फर्म एंड यूजर को बेचती है, जिसको सीधे कंजम्पशन में यूज करना है। और कंजम्पशन में यूज करने वाले हैं हमारे हाउस होल्ड, भारत सरकार, और वो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। अगर सिंपल एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ है तो हमने एक्सपोर्ट किया होगा कंजम्पशन के लिए ही, किसी और पर्पस के लिए नहीं। अगर लिखा होता है एक्सपोर्ट टू फर्म बी तो वो बात अलग हो जाती, लेकिन अगर फर्म ए का सिंपल एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो वो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होता है। मतलब यहां पे सीख क्या मिलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब वही है जब आपका प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन पर्पस से देखा जाए तो, जैसा इन तीनों सिनेरियो में हो रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर फर्म ए फर्म बी को सेल करती है तो फर्म बी उससे प्रोडक्ट बनाएगी जो मार्केट में बेचा जाएगा। तो आप कभी भी इसको लिख लो, कहीं पे नोट कर लो, इफ अ फर्म सेल प्रोडक्ट टू अनदर फर्म देन इट वोंट बी काउंटेड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म ए। अगर फर्म ए ने बी को सेल किया है तो फर्म ए के लिए वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फिर ये तो मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट सिखाया ना, ये सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। आउटपुट आ गया आपके पास। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार बाबा जी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा, तो यार उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। जो भी ए परचेज कर रहा है, परचेज फ्रॉम फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म सी या परचेज फ्रॉम द मार्केट वगैरह जो भी है, जो भी ए फर्म परचेज करती है किसी दूसरी फर्म से, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वो ये बता रहा है कि फर्म ए जो है वो रॉ मटेरियल लेके आ रहा है किसी और फर्म से। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगा। मैं पहले आपको फर्म ए के लिए बताने वाला हूं और फिर उसके बाद फर्म बी के लिए भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं दोनों के लिए बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बाबा जी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इसमें एक भी मार्क नहीं कटे। तो सुन ना, फर्म ए के लिए कैसे काम करेगा। देखो भाई, पहली चीज मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बता दी कि फर्म ए क्या क्या लेगा। तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से सिखाने की कोशिश की है उसमें बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट के हिसाब से जो आपने हाउस होल्ड को बेचा वो ले लो, प्लस कर दो जो आपने भारत सरकार को बेचा वो ले लो, प्लस कर दो आपने जो एक्सपोर्ट भी किया उसको भी ले लो। ये हमने तीनों को प्लस किया। और अगर फर्म ए का क्वेश्चन में परचेजेस कुछ भी दिया हुआ है तो वो आपको माइनस करना है। अब अगर परचेजेस माइनस कर दिए, चलो ठीक है ये भी माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज इन स्टॉक फर्म ए का दिया हुआ है तो वो भी आपको यहां पे लेना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक को आपको उसको भी यहां पे प्लस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज नॉट जस्ट अबाउट वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट जस्ट अबाउट जो आपने बेचा है, इट इज ऑल्सो अबाउट द चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया है, वेल एंड गुड, डायरेक्टली ऐड करो। नहीं दिया है, निकालो और ऐड कर दो, लेकिन सिर्फ किसका? ए का। माइनस कर दो परचेजेस, आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। नाउ ये तो वैल्यू एडेड फर्म ए का आ गया। अब अगर फर्म बी का निकालना है तो क्या करोगे? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो मैं समझ गया भैया, ये परचेजेस जो होती है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो मुझे माइनस करनी पड़ती है। जिसको नहीं क्लियर हुआ है कि मैंने परचेजेस क्यों माइनस किए, बिकॉज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं जो परचेजेस करते हैं हम, वो बेसिकली रॉ मटेरियल है हमारा, जो हमने इन्वेस्ट किया है प्रोडक्शन में। तो वो परचेजेस हमारा एक तरीके का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो बेसिक हमने कॉस्टिंग लगाई है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में। हाँ, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब यार फर्म बी का कैसे निकाला जाए? फर्म बी के लिए अगर तुम सब ढूंढ रहे हो, ठीक है भाई, सेल्स बाय फर्म बी दी हुई है हर जगह से, सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, सब दिया हुआ है। तुमने सब लिख लिया, जो भी हाउस होल्ड को प्लस किया, जो भी भारत सरकार को प्लस किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। लेकिन जब तुम इवन स्टॉक मैं वो भी बोलूंगा, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तुम उसमें भी खुश हो गए, चलो यार चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है कि फर्म बी का चेंज इन स्टॉक कितना है, तुम बहुत ही खुश थे। लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें कंफ्यूज कहां करेंगे, जब तुम फर्म बी की परचेजेस ढूंढने गए, परचेजेस मैंने तुम्हें सिखाया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो कि माइनस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट से। तुम कंफ्यूजन में आ गए, यार फर्म बी की परचेजेस तो दी नहीं है, एक ही अच्छे से दी हुई थी कि ए ने क्या परचेज किया, कहां से परचेज किया, लेकिन बी का परचेज ढूंढने गए तो बी का परचेज दिया ही नहीं हुआ था। तुम्हारा दिल धक धक करने लगा कि भैया क्या होगा। तब तुम ये देखोगे कि फर्म ए ने फर्म बी को कुछ बेचा था, फर्म ए उसे सेल्स में काउंट नहीं कर रहा था, क्योंकि फर्म टू फर्म को सेल्स में या आउटपुट में काउंट नहीं किया जाता है, मैंने सिखा दिया था। तो फिर क्या करें? फर्म ए ने जो फर्म बी को बेचा था, जब फर्म ए नहीं दिखा सकता सेल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्म बी तो दिखा सकता है कि मैंने परचेज किया। तो फर्म बी वही अपनी परचेजेस में दिखाएगा जहां पे लिखा हुआ था सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी। यू विल नॉट टेक इट एज अ सेल ऑफ फर्म ए, इंस्टेड यू विल टेक इट एज अ परचेजेस फॉर फर्म बी, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे तुम उसे माइनस कर दोगे। ये याद रख लेना, कभी भी आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो तुम लेते हो, सारी चीजें प्लस करते हो कि कितना मार्केट में बेचा, उसमें कभी भी फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन, फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में नहीं ले सकते, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बिल्कुल ले सकते हो। तो भैया फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, फर्म ए अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में नहीं ले सकता, मतलब सेल्स में नहीं ले सकता, लेकिन फर्म बी ने खरीदा, वो तो परचेज दिखा सकता है, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दो बार रिपीट कर दिया, और क्या चाहिए भाई? फाइनली जो तुम्हारा आंसर आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्यों बोल रहा हूं, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, या क्या वैल्यू ऐड की है, वो फाइनली आपकी कहलाती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर मैं इसको नेशनल इनकम वाली भाषा में बोलूं कि क्या बोल सकते हैं, तो ये फाइनली जो आंसर कहलाता है वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि आउटपुट को मेजर ही किया जाता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो हम मार्केट प्राइस ही लेके चलेंगे। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली हमने आउटपुट क्योंकि इंडिया का लिया है इसलिए हम डोमेस्टिक लिखते हैं, और मार्केट प्राइस पे आउटपुट होता है इसलिए हम मार्केट प्राइस लेके चलते हैं, क्योंकि परचेज और सेल की बात चल रही है और वो मार्केट प्राइस पे परचेज या सेल किया जाता है। फाइनली मैं तुम्हें यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। मैंने जब नेशनल इनकम चालू किया था तो मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि भैया जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर ये चैप्टर है, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन आउटपुट। अगर तुमने आउटपुट को सही से विजन कर लिया, आउटपुट को सही से देख लिया, तो तुम्हें सब समझ में आ गया, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं है तो ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंडिचर है, और ये तीनों मेथड उसी को डिस्क्राइब करते हैं। इनकम को डिस्क्राइब किया जो कि आउटपुट से होती है, एक्सपेंडिचर को डिस्क्राइब किया जो कि आउटपुट के कारण होती है, और फाइनली वैल्यू ऐड कब होती है? जब आउटपुट होता है। और इसलिए सिर्फ तीन ही मेथड होते हैं इसके, चाहे आउटपुट मेथड बोल लो या वैल्यू एडेड मेथड बोल लो, चाहे इनकम मेथड चाहे एक्सपेंडिचर मेथड। फाइनली मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से आता है जब मैं सारी चीजें ऐड ऑन करके निकालता हूं। तो मुझे क्या करना है, इसको NNP एट FC में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे GDP एट MP से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस से नेट आना है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा NFIA। ऑब्वियसली मुझे बाहर की इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी, और MP से FC आना है तो भैया मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरे पास जो फाइनल फिगर आ जाएगा वो NNP एट FC का होगा। इस तरीके से हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे अगर हमें वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू निकालना पड़े। देखो भाई, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, हो जाता है, कर लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्क कहां पड़ता है जब हमारे कंसेप्ट ही ढीले पड़े हों। जाओ उठाओ तुम्हारी जो बुक है उससे क्वेश्चंस,
और करके देखो जो बाबा जी ने तुम्हारे कंसेप्ट्स बनाए हैं। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार आके बोल देना यार बाबा जी मजा आ गया, सही में हमारे आंसर्स आने लगे हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे तुम्हारे आंसर्स गलत होने ही नहीं चाहिए। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।